नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला चलाई जा रही है। आई होप आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी और शायद आप लोगों को लाभ भी इससे मिल रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है इसमें ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी राजा राम मोहन राय और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ए देवेंद्रनाथ टैगोर। कई लोगों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई होगी देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में। तो स्थापना तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी और केशव चंद्र सेन सहयोगी थे। व्याख्या देखते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में फैली विभिन्न बुराइयों जैसे कि सती प्रथा, जातिवाद, अस्पृश्यता, बहुविवाह आदि का उन्मूलन करना था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी, केशव चंद्र सेन ने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ए वर्ष 1930, बी 1934, सी 1945 और डी 1947। तो इसका सही आंसर है सी 1945। व्याख्या देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। इस चुनाव में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत प्राप्त हुए थे, जबकि प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में कुल 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ए टी कृष्णामाचारी, बी वी कृष्णामाचारी, सी एच मुखर्जी और डी फ्रैंक एंथनी। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो डाउट रहता है वह रहता है एच मुखर्जी और फ्रैंक एंथनी के बीच में। तो इसका सही आंसर है डी फ्रैंक एंथनी। कई लोगों ने एच मुखर्जी लगाया होगा क्योंकि हमें उनका नाम पढ़ने को मिलता है, लेकिन इसका सही आंसर है डी फ्रैंक एंथनी। व्याख्या देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथनी को चुना गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और BN राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना में उचित है? ए राष्ट्रपति का आशय, बी राष्ट्रपति को निर्देश, सी राष्ट्रपति का विवेक और डी राष्ट्रपति की सहमति। तो ये क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है, इसलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बाकी ज़्यादातर लोगों के सही होते हैं और हमारा गलत हो जाता है, तो वो एक नुकसानदेही बात होती है। यदि कोई क्वेश्चन नया आता है और टफ आया तो ज़्यादातर स्टूडेंट से वह क्वेश्चन बनता नहीं है, तो वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि जो क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व कर दे और आप सॉल्व नहीं कर पाओ, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। उल्लेखनीय है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में गतिरोध होने की स्थिति में किसी भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24
जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है? ऐसा निषेध है। ऑप्शन ए पूर्ण निषेध, बी आंशिक निषेध, सी युक्ति युक्त निषेध और डी नैतिक निषेध। तो इसका सही आंसर है ए पूर्ण निषेध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध करता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह निषेध मानव अधिकारों संबंधी अवधारणाओं तथा संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। दूसरा, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। तो इसे हम देखते हैं कि 24वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, सही है, और दूसरा पॉइंट भी सही है। ऑप्शन देखते हैं, एक सही है, दो गलत है, बी एक गलत है और दो सही है, सी एक और दो दोनों सही है और डी एक और दो दोनों गलत है। सही आंसर है सी एक और दो दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं, गोलकनाथ मामले 1967 के बाद संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 तथा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति प्राप्त है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। यह संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? ठीक, तो ये क्वेश्चन अब ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो आप मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जितने भी राज्यपाल और मध्य प्रदेश के जितने भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हो उनके बारे में डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। ज्यादातर जानकारी आपको मुख्यमंत्री के बारे में और राज्यपालों के बारे में जो जानकारी है वह आपको मध्य प्रदेश की जो वेबसाइट है विधानसभा की वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। मैं लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। वहां पर ज्यादातर मुख्यमंत्रियों के बारे में एवं राज्यपालों के बारे में कि उनका कार्यकाल क्या क्या रहा और वह उनकी जो प्रोफाइल है वो उस प्रोफाइल के बारे में भी लिखा हुआ है। प्रोफाइल से तात्पर्य है कि कहाँ कहाँ वह किस किस रूप में कार्यरत रहे। तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री रह चुका था। ए राम प्रकाश गुप्ता, बी राम नरेश यादव, सी डॉक्टर बलराम जाखड़ और डी डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। तो सही आंसर है डी डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। यह हरियाणा के प्रथम एवं अंतिम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के 11वें राज्यपाल डॉक्टर राम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? एक दिग्विजय सिंह, दो मोतीलाल वोरा, तीन वीरेंद्र कुमार सकलेचा और चार श्यामचरण शुक्ल। तो ऑप्शन देखते हैं, ए एक और दो सही है, बी दो और तीन सही है, सी एक और चार सही है और डी दो और चार सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है तो इसका जो आंसर है इसमें जो नाम दिए हुए हैं उनमें एक तो दिग्विजय सिंह वह नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं रहे और मोतीलाल वोरा। बाकी वीरेंद्र कुमार सकलेचा और श्यामचरण शुक्ल इन दोनों के नाम आपको नेता प्रतिपक्ष की सूची में मिल जाएगी। व्याख्या देखते हैं, विकल्पों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा कभी भी मध्य प्रदेश के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य का मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया तथा संवैधानिक पंचायती राज को
लागू किया था? कब लागू किया था? 1994 में। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया था? मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ था। वीरेंद्र कुमार सगलेचा ने मध्य देशीय जनता पार्टी भी बनाई थी, जबकि श्यामचरण शुक्ल मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का सामना करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री थे तथा आपातकाल के समय में भी यही मुख्यमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, कई सारे फैक्ट यहाँ पर इस व्याख्या में दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। 1. निधन संबंधी उल्लेख, 2. राज्यपाल का अभिभाषण, 3. शपथ या प्रतिज्ञान और 4. मंत्रियों का परिचय। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी। तो इसमें सबसे पहले क्या होती है? शपथ ली जाती है, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होता है, नेक्स्ट क्या होता है? मंत्रियों का परिचय और लास्ट में निधन संबंधी उल्लेख किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट जो विधानसभा की वेबसाइट है मध्य प्रदेश की, वहां पर यह क्रम दिया हुआ है। ठीक, तो उस पूरे क्रम को आप देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर अवेलेबल करा ही दूंगा। ठीक, तो ये शपथ प्रतिज्ञान, राज्यपाल का अभिभाषण, उसके बाद मंत्रियों का परिचय और फिर निधन संबंधी उल्लेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? तो ये नहीं पे आप विशेष फोकस कीजिएगा, कई बार क्वेश्चन को पढ़ने की जल्दबाजी में नहीं छूट जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ए न्यायमूर्ति ए के पटनायक, बी न्यायमूर्ति आर वी रविंद्रन, सी न्यायमूर्ति एस के झा और डी न्यायमूर्ति ए के माथुर। तो ये सारे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज हैं, लेकिन इनमें से कौन सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बना? तो इसका सही आंसर है सी न्यायमूर्ति एस के झा। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति एस के झा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे, जबकि न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति आर वी रविंद्रन तथा न्यायमूर्ति ए के माथुर उच्चतम न्यायालय के भी न्यायाधीश हुए। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में नगरपालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, 243 ना 1, 243 दा 1, 243 दा 1 और 243 पा 1। तो इसका सही आंसर है ए 243 ना 1। व्याख्या देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ना 1 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में नगरपालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे और स्थानों की संख्या वही होगी जो उस क्षेत्र की जनसंख्या में इनका अनुपात होगा। ये स्थान वयस्क मताधिकार के द्वारा भरे जाएंगे जो चक्रानुक्रम में आवंटित होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये पेपर भी कंप्लीट होता है और आज का वीडियो भी यही समाप्त होता है। इसके बाद हम दूसरा पेपर कंप्लीट करेंगे और ये जितने भी वीडियोस हुए हैं अभी तक उनकी एक कंप्लीट वीडियो आपको बना के उपलब्ध करा दी जाएगी, तो वहाँ पर उस कंप्लीट वीडियो से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।